हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल नॉवल बॉय डॉन पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप सभी को नए नए कंटेंट मिल सके। धन्यवाद। तो चलिए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड 46। हिताक्ष ने किया बच्चों पर वार। छोटी माँ वो देखो, अचानक ही हिताक्षी जोर से बोली, जिसे सुनते ही गिन्नी ने एकदम से दोनों को अपने पीछे कर बोली, क्या क्या हुआ। हिताक्षी अपनी मोटी मोटी चमकती हुई हैरान आंखें फैलाए अपना सिर बाहर निकाल कर बोली, वो कितना अद्भुत है। उसकी हैरानी भरी आवाज पर ईशान और गिन्नी ने भी उसकी दिशा में देखा तो उन दोनों की आंखें फैल गई। गिन्नी के हाथ की लालटेन जमीन पर गिर गई, क्योंकि उसने आज से पूर्व इतना सुंदर दृश्य नहीं देखा था। अद्भुत, ये सब उसने अकेले। वो साया उन दोनों छोटे बालकों को देखते हुए अपने हल्के कदम ऊंचे पेड़ों से नीचे की ओर बढ़ाए। वो छलांग मारकर दूसरे पेड़ पर पहुंचा और अपना शक्ति जागृत करने लगा, लेकिन तभी उसने अपना बायां हाथ घुमाया और स्वयं को अदृश्य कर लिया। ईशान और हिताक्षी दोनों की ही नजरें उस स्थान पर रुक गई जहां हिताक्ष साया खड़ा था। उन दोनों के चेहरे पर असमंजस भरे भाव थे। दोनों ने इशारों में एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन अचानक ही उनका मस्तिष्क बट गया जब उन्होंने अपनी मां की आवाज सुनी। मैंने ज्यादा इंतजार करवाया क्या। पछतावे में लिपटे कुछ मीठे से बोल सबकी कानों में पड़े, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उद्धरण चिन्ह। साय का ध्यान भी बट गया। उसने अपनी शक्ति जागृत कर ली थी। वो बिल्कुल तैयार था उन पर वार कर उन्हें पूरी तरह से खत्म करने के लिए, किंतु उसके हाथ अपने स्थान पर रुके रह गए, हाथों में लंबी सी लकड़ी पर लालटेन लटकाए खड़ी स्त्री को देखकर। अब आगे पत्तों से भी हल्के चमकदार सफेद रंग के वस्त्र उसकी आकर्षक काया को किसी खिले हुए फूल की तरह संवार रहे थे। उसकी पतली कमर पर कसी सफेद पट्टी, जिस पर पतली जंजीरों में जकड़े छोटे छोटे हीरे से चमकदार पत्थर उसके वस्त्रों पर लटक रहे थे। चांद के शीतल प्रकाश की तरह शांत चमकदार चेहरा, जिस पर सुंदरता के हल्के प्रसाधन, कानों में सफेद मोतियों का पतला झुमका, कमर तक लहराते बालों में सजे हुए गहने जिनमें लगे चमकदार हीरे कंधे तक लटक रहे थे। उसके चेहरे पर श्रृंगार किसी पेड़ की पत्तियों पर खिले हुए महकते फूल की तरह प्रतीत हो रहे थे। मयूर सी शांत आंखों का काजल उसकी पंखुड़ियों सी फड़कते पलकों को इतना खूबसूरत बना रहे थे कि एक ही बार में किसी की नींद उड़ा ले जाए। चांद की चमकती रोशनी जो हवा की हल्की चालों के साथ बहती हुई अपनी चमक चारों ओर फैलाए हुए थे, उसकी मनमोहक काया को शीशे सा चमकाकर सामने खड़े तीनों लोगों को अपनी अकल्पनीय सुंदरता को पहली बार प्रस्तुत कर रहे थे, जिसकी वजह से वे सब अपनी जगह से हिलना और पलके झपकाना तक भूल चुके थे। हिताक्षी और ईशान के चेहरे अरण्या के हाथ में लिए लालटेन से प्रकाशित होते पीली रोशनी में बिल्कुल अवाक होकर खुल चुके थे। उन्होंने आज पहली बार अपनी मां की सुंदरता को सही मायने में देखा था। अचानक ही जाने ईशान को क्या हुआ, उसने तुरंत जाकर उसके पैरों को गले लगा किया। अरण्या ने तुरंत ही उसके सिर पर हाथ रखा। हम आप दोनों से क्षमा, आप ऐसे तैयार मत हुआ करो। बैंगनी रंग के सिल्क के वस्त्रों में वो भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसकी आवाज थोड़ी रुंधी हुई थी, जिसे सुनते हो अरण्या की शांत आंखें परेशान हो गई। वो तुरंत ही हाथ की लालटेन जमीन पर रख उसके बराबर बैठते हुए अपने दोनों हाथों में उसका छोटा सा चेहरा भरकर उसकी आंसू भरी आंखों को देख चिंता में बोली, क्या हुआ, ये तुम्हें पसंद नहीं आया? तुम ही लोग तो कहते। अचानक ही ईशान उसके सीने से लग गया। उसने उसकी गर्दन पर अपने हाथ कस लिए और अपना चेहरा अपनी मां की गर्दन में छुपा लिया। क्या हुआ? ईशान को उसने हिताक्षी की ओर देखा तो एक पल के लिए उसकी नजरें झुक गई, क्योंकि उसकी छोटी सी राजकुमारी अपनी मोटी मोटी आंखें फैलाए मुंह खोले बड़े ही बेयकीनी में देख रही थी। वो भी लाल रंग के पानी की तरह पतले वस्त्रों और बालों को फूलों से सजाए इतनी प्यारी लग रही थी कि एक पल के अरण्या भी उसे ताकती रह गई। उसने परेशानी में गिन्नी को देखा तो गिन्नी उनसे भी गई गुजरी थी। वो अपनी हैरानी भरे भाव और होंठ खोले बड़ी ही हैरानी से उसे देख रही थी। गिन्नी इन भावों में इतनी प्यारी लग रही थी कि अरण्या उसे छेड़ना चाहती थी। उन सब के भावों ने उसे एक पल के शर्मिला सा महसूस करवाया, जिसे उसने पूरी तरह से छुपाने की कोशिश की। वो ईशान को गोद में लिए खड़ी हो गई। उसने परेशानी में अपनी पुतलियां चारों तरफ घुमा पीछे मुड़ी। वो बिना कुछ कहे हिताक्षी का हाथ पकड़ जाने लगी, लेकिन गिन्नी अपनी जगह से नहीं हिली तो अरण्या को शर्म भरी आंखों में शैतानियत के भाव आ गए। वो उसकी ओर घूमी। उसने अपने खोए से बच्चों को देखा और गिन्नी की फैली और खोई आंखों में देखकर आवाज लगाए, गिन्नी गिन्नी गिन्नी। हाँ हाँ हाँ, अरण्या का कहिए। उसके होंठों ने जवाब तो दे दिया, लेकिन उसकी आंखें अब भी उसकी सुंदरता भरे चेहरे से हट न सकी।
तभी अचानक ही उसकी आंखें फैल गई और पेड़ की झाड़ियों में कुछ अजीब सी सरसराहट हुई। ऐसा लगा कुछ गिरा। अरण्या ने अचानक ही उसके गालों को चूम लिया, जिसके एहसास पर उसकी आंखें हैरानी में फैल गई और वो होश में आते ही अपने गालों पर हाथ रख बोली, तुमने तुमने मुझे चूमा। उसका इतना भर कहना था कि उसके दोनों बच्चे झट से अरण्या की ओर गर्दन उठाए हैरानी में देखने लगे। बेचारी गिन्नी तो शर्म के मारे लाल होने लगी। उसकी शर्माहट भरी मुस्कान पर अरण्या इस प्यारी सी स्त्री को परेशान करने से रोक नहीं पाए। वो उसके चेहरे के बिल्कुल करीब हुई, जिसकी वजह से गिन्नी झट से पलके झपकते हुए पीछे हुई। वो उसके डर को महसूस कर चेहरे को देखकर बोली, होश में आए या लाने के लिए दोबारा इन गालों को चूमे। उसकी बात पर गिन्नी हड़बड़ाकर पीछे हुई, लेकिन वो पत्थर से टकराकर गिर गई। उद्धरण चिन्ह। अरण्या ने अपने दोनों बच्चों की ओर देखा, जो अपने मुंह पर हाथ रखे पलके झपकते हुए हैरानी में देख रहे थे। उनके भाव इतने प्यारे थे कि वो खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। उसने अपने दूसरे हाथ से हिताक्षी को भी उठा लिया और आगे बढ़ते हुए बोली, गिन्नी, तुम्हें लड़ना नहीं आता। यहाँ जानवर बहुत घातक है। इतना सुनना था कि गिन्नी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने झट से दोनों लालटेन उठाया और उसके पीछे भागी। मैं रेलिए रुको। अरण्या ने उन दोनों को जुगनुओं से सजाई हुई खूबसूरत सी जगह पर बैठाया। वो जगह बहुत सुंदर दिख रही थी। एक झोपड़ी नुमा बैठने का स्थान, जिसके चारों ओर जुगनुओं से सजा हुआ प्रकाश था। चारों ओर लगे बॉस, जिनका एक भाग जमीन में धंसा और दूसरे छोर पर बांस के बने चौकोर से आकृति हल्के कपड़े में लिपटी हुई थी, जिनमें कैद जुगनू चमक कर प्रकाश कर रहे थे। आग की एक मशाल बॉस के बने चौड़े से मेज के बीचों बीच फंसी हुई थी, जिसके चारों ओर बांस के ही डब्बों में तरह तरह व्यंजन रखे हुए थे। वो उजाले भरी मशाल सुंदर से वातावरण और मंद हवाओं के बीच फड़फड़ाते हुए अपना प्रकाश पूरे बैठक व्यवस्था में फैल रहे थे। उन सभी ने हंसते मुस्कुराते भोजन किया। हंसी ठिठोली की आवाजों में वातावरण काफी प्रसन्नता से भरा था। पेड़ों के हिलने का हल्का स्वर, कीड़ों की कुनमुनाहट, चांद का चमकदार प्रकाश, नदी से परिवर्तित होकर फैलती रोशनी उस छोटे से स्थान को इतना मनमोहक बना रही थी कि पेड़ के ओट में खड़ा साया सिवाय देखने के कुछ कर ही नहीं पाया। उनके हाथ उठे ही नहीं उन्हें नुकसान पहुंचाने को। ये बच्चे, ये परिवार कितना खुशहाल और प्यारा है, बिना किसी पुरुष के। कैसे ऊपर से ये स्त्री है क्या? ये कितने रूप है इसके। उसने अपनी शक्तियां एक बार फिर तैयार की। नहीं, तुमने मेरा अपमान किया है। तुमने मेरे गुमान को चोट पहुंचाई है। तुम मृत्यु के ही लायक हो। उसने अपने काले रंग की शक्ति को उसकी ओर फेंक दिया। अचानक ही ईशान और हिताक्षी दोनों ही गिन्नी और अरण्या के सामने खड़े हो गए और अपने दोनों हाथों को फैलाकर दोनों को बचाने की कोशिश में घूरकर सामने की ओर देखने लगे। अरण्या ने बड़ी ही फुर्ती से उन सब को पीछे की ओर गिरा लिया और वो शक्ति उनके पीछे जाकर पेड़ से लगी और उनमें जोरदार विस्फोट हुआ, जिसकी आवाज पर पूरा जंगल चिहुक उठा। सारा वातावरण गंभीर हो गया। अरण्या ने बड़ी ही फुर्ती से ऊपर बॉस में छुपा धनुष बाण खींचकर निकाला और सीधा उसी दिशा में चला दिया जिधर से वो काली शक्ति आई थी। उसका तीर सीधा उस काले साये के सीने में लगा। वो साया जो उसके बच्चों के यूं सामने आ जाने से खोया था। उसे ज्ञात ही नहीं हुआ कि उसके सीने में तीर लगा कब, पर उसने ये धनुष बाण यहां रखा कब। उसकी नजरें तो पूरा दिन उस पर ही थी। उसने खींचकर वो विषैला तीर अपने सीने से निकाला। उस तीर से रक्त की बूंदें टपक रही थी। अरण्या ने अपना तलवार उनके पास छोड़ी और बड़े ही क्रोध में हिताक्षी और ईशान को घूर कर कहा, तारांकन, हिलोगे नहीं यहां से तुम दोनों। वो तुरंत मेज लंद कर उसी दिशा की ओर दौड़ गई। मुझे आभास ही नहीं हुआ कि इन दोनों की नजरें इतनी तेज है। हिम्मत तो देखो, हमारे सामने आकर अपनी जान जोखिम में डाली। उसने दौड़ते हुए एक बार फिर उसी जगह पर तीर चलाया, लेकिन वो साया इस बार बच गया। उसने तुरंत ही खुद को अदृश्य कर लिया। अरण्या उस पेड़ के पास पहुंची। उसके पैर तीर पर पड़े। उसने तीर उठाया तो उसने लगा खून अभी भी ताजा था। हाँ, काया, उसके लाल होंठों से हल्की मगर गुस्से भरी आवाज निकली। लेकिन फिर कुछ सोचकर वो तुरंत जाने को हुई, लेकिन अचानक ही वो पेड़ से जा चिपकी। उसके दोनों हाथ सिर के ऊपर किसी ने जकड़ लिए। ऐसा लग रहा था किसी ने उसके दोनों हाथों को जकड़ रखा हो, परंतु वो दिख नहीं रहा था। वो अपनी नजरें घुमा चारों ओर देख खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। तुम्हें छुपने के अलावा कुछ आता नहीं है क्या? अरण्या ने दांत भींच कर कहा। आज के लिए इतना ही। अगला भाग कल। धन्यवाद। एपिसोड 47 देखो तो कितनी बेचारी लग रही हो। मुझे आभास ही नहीं हुआ कि इन दोनों की नजरें इतनी तेज है। हिम्मत तो देखो, हमारे सामने आकर अपनी जान जोखिम में डाली।
उसने दौड़ते हुए एक बार फिर उसी जगह पर तीर चलाया, लेकिन वो साया इस बार बच गया। उसने तुरंत ही खुद को अदृश्य कर लिया। अरण्या उस पेड़ के पास पहुंची। उसके पैर तीर पर पड़े। उसने तीर उठाया तो उसने लगा खून अभी भी ताजा था। हाँ काय, उसके लाल होंठों से हल्की मगर गुस्से भरी आवाज निकली। लेकिन फिर कुछ सोचकर वो तुरंत जाने को हुई, लेकिन अचानक ही वो पेड़ से जा चिपकी। उसके दोनों हाथ सिर के ऊपर किसी ने जकड़ लिए। ऐसा लग रहा था किसी ने उसके दोनों हाथों को जकड़ रखा हो, परंतु वो दिख नहीं रहा था। वो अपनी नजरें घुमा चारों ओर देख खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। तुम्हें छुपने के अलावा कुछ आता नहीं है क्या? अरण्या ने दांत भींस कर कहा। अब आगे। उस साये ने जादू खत्म किया तो अरण्या की हरकतें एकदम से रुक गई। वो उसके बहुत करीब था। अपने बच्चों के पास जाने की जल्दबाजी में उसे उसकी करीबी का एहसास ही नहीं हुआ। सिर के ऊपर जकड़े उसके हाथों में फंसा धनुष और बाण छूट कर गिर गया। उसके पतले से हाथों पर काले और हरे रंग की अंगूठी पहने साये के मजबूत हाथ, जिन्होंने उसके दोनों हाथ मात्र अपने एक हाथ से जकड़ रखा था, वे धीरे धीरे वे दृश्य होने लगे। वो साया अरण्या के बिल्कुल सामने उससे पेड़ से लगाए किसी चट्टान की तरह खड़ा था। दोनों के बीच की दूरी बहुत कम थी। अरण्या की सांसें उसकी करीबी पर गुस्से में तेज होने लगी। उसकी क्रोध में जलती आंखें उसके ढके हुए चेहरे को बड़े ही नफरत से देखने लगी। अचानक ही उसकी आंखें दर्द में कस हो गई। उसके गले की हड्डियां उभर आए। उसके जबड़े कस गए, क्योंकि उसके सामने खड़ा साया उसके दोनों पैरों पर अपने जूते रख उन्हें मसल रहा था। उसके सामने इस समय वो एक नाजुक सा कांटेदार मगर मुलायम से फूल की तरह थी, जिसके कांटे चुभते तो है, लेकिन उसकी सुंदरता आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। अचानक ही उस साये ने उसकी गर्दन में अपना ढका हुआ चेहरा छुपाया और उसकी खुशबू एक गहरी सांस खींचते हुए ली, और इतनी देर बाद उसकी बात का उत्तर देकर अपनी भारी मगर हल्की आवाज में बोला, आता तो बहुत कुछ है मेरे विषैले गुलदस्ते, किंतु तुम्हारे हर रंग को जानने की उत्कंठा हमारे हाथ बांध देती है। तुम उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्द बीच में ही दर्द की वजह से छूट गए। इस बार उसके मुंह से दर्द भरी आह निकल ही गई, क्योंकि वो उसके घायल पांवों को बहुत बुरी तरह मसल रहा था। अरण्या को क्रोध तो बहुत आ रहा था, किंतु उसके शरीर की पीड़ा के आगे उसका चेहरा गुस्से के भाव दिखाने में असमर्थ था। अपने दर्द के भाव छुपाने के लिए उसने अपना चेहरा अपनी बाजुओं में छुपाकर उसकी पकड़ में छुटने की कोशिश करने लगी। वो साया अपना बड़ा सा हाथ उसके गाल पर रखकर बोला, तुम्हारा नाजुक सा चेहरा मेरे इस हाथ से भी छोटा है, परंतु इसकी विशैली जिह्वा बहुत लंबी है। उसने अपनी गर्दन बाहर निकाली और उसके लाली लगे गुलाब से खूबसूरत होंठों को अंगूठे से मसलते हुए बहुत कुछ बोल जाती है। अरण्या का जी बिल्कुल खिंसा हुआ जा रहा था। उसके यूं जबरन करीब होने से उसके मस्तिष्क में उस रात्रि की भयानक यादें ताज़ा होने लगी। उस रात अपने साथ हुई हर जाति को उसने बड़ी ही बेदर्दी से महसूस किया था। गुस्से और नफरत में उसका पूरा चेहरा लाल होने लगा। वो बार बार अपना चेहरा हटा रही थी, उसके हाथ हटाने की कोशिश में, पर वो उतना ही उसके करीब आता जाता। उसकी छुअन उसके शरीर को काटती हुई महसूस हो रही थी। उसके शरीर का हर हिस्सा जलता हुआ महसूस हो रहा था। वो बहुत गुस्से में अपने सिर से उस पर वार करते हुए बोली, अपने गंदे हाथ दूर रखो मुझसे। उसकी आवाज में हल्की कंपन थी, लेकिन वो जैसे तैयार था। उसने तुरंत अपना सिर पीछे कर लिया और उसके वार पर हंसकर उसका पसीना पोंछते हुए बोला, देखो तो कितनी बेचारी लग रही हो, और मुझे ये देख बड़ा आनंद। तभी उसे अपनी पीठ पर काफी तेज चोट लगी। कौन है? उसने बिना उसे छोड़े चिढ़कर पीछे देखा तो ईशान और हिताक्षी उस पर पत्थरों से वार कर रहे थे। वो चाहता तो उन सबको एक साथ खत्म कर सकता था, लेकिन न जाने क्यों अचानक ही बहुत कमजोर सा महसूस करने लगा। हिताक्षी और ईशान पूरी ताकत के साथ अपने शक्तियों को पत्थरों के सहारे उसके शरीर पर फेंक रहे थे। हालांकि उनके पास ज्यादा शक्तियां नहीं थी, किंतु वो हिताक्ष पहले से ही घायल था, 2 बार विष की वजह से और अब इनकी वजह से। उसने वापस अरण्या को देखकर कहा, आज तो जा रहा हूं, लेकिन मुलाकात जल्द होगी। बोलते हुए उसने उसके गाल हल्के से थपथपाए और वहां से हवा की तरह गायब हो गया। माँ! दोनों एक साथ चिल्लाकर हवा की तरह उसके करीब आ गए। उन्हें अब भी अपनी शक्तियों का अंदाजा नहीं हुआ था कि उन्होंने अभी क्या किया। उसके जाते ही अरण्या सूखे पत्तों सी जमीन पर गिर गई। वो तो सही वक्त पर ईशान और हिताक्षी ने उसे पकड़ लिया, नहीं तो उसका चेहरा जमीन पर बिखरी सूखी लकड़ियों पर गिरता। माँ! अपने नेत्र खोलो माँ! दोनों परेशान होकर उसे संभालते हुए नीचे बैठते हुए बोले। ईशान ने तुरंत अपनी माँ के गाल थपथपाए। माँ!
क्या हुआ? कि सने किया। क्या हुआ? अपने माँ के हाल पर उसके आंसू नहीं रुके। अरण्या, गिन्नी भी भागती हुई वहां पहुंची। वो जल्दबाजी में उसके पास आए और उसे बच्चों की गोद से अपनी गोद में लेते हुए सही से लिटाया। माँ, माँ आंखें खोलो, माँ। हिताक्षी लगभग रो पड़ी। ईशान भ्राता, क्या हुआ माँ को? क्या किया उसने? उसने कि सने, किसने क्या किया? उद्धरण चिन्ह। ईशान ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। उसने बिल्कुल ऐसा ही स्वप्न देखा था कि कोई उसकी माँ को ले जा रहा है। उसकी नजर अपने माँ के सीने पर पड़ी। वो रोने लगा। छोटी माँ, छोटी माँ, खून। गिन्नी ने तुरंत ही उसके सीने को देखा। उसके सफेद रंग का वस्त्र उसके दाएं सीने को पूरी तरह भीगा चुका था। खून, खून। वो रुआंसी हो गई सी, लेकिन फिर बच्चों को देखकर उसने अपने आंसू रोक लिए। वो अपने आंसू पोंछकर उसके सीने का कपड़ा हटाते हुए बोली, कुछ नहीं होगा बच्चों, तुम सब परेशान मत हो। उसके हाथ रुक गए जब उसके सीने पर कोई चोट के निशान नहीं दिखे। उसने हैरानी से दोनों को देखा तो हिताक्षी और ईशान दोनों भी जांचने लगे, लेकिन उन्हें एक खरोच भी नहीं दिखाई दी। वे सब तुरंत अपनी माँ को पीठ देखने को हुए, लेकिन अरण्या ने अचानक ही गिन्नी का हाथ पकड़ लिया। सब एकदम से अपनी जगह पर रुक गए। उसने अपनी लाल हो चुकी आंखें खोली और उन दोनों को देखकर अपने कपड़े सही करते हुए बोली, ठीक हूँ। उसकी आवाज सुनते ही सब एकदम से रो पड़े। उन सभी ने अपना सिर उसके सीने से लगा लिया। हिताक्षी रोते हुए बोली, माँ, अब हम नहीं लड़ेंगे। हम आपसे नाराज नहीं है। हम कभी नहीं लड़ेंगे माँ। ईशान उसके हाथ अपने सीने से लगाते हुए सिसकते हुए बोला, मैं बहुत जल्दी बड़ा हो जाऊंगा, फिर आपको कोई चोट नहीं पहुंचा पाएगा। गिन्नी बस खामोशी से आंसू बहाते हुए उसके चेहरे पर हाथ रखे उसे देख रही थी। मुझे क्षमा कर दो, मुझे वैसे बात नहीं करनी चाहिए थे। उसकी आवाज में पछतावा था। मैं ठीक हूँ, अब रोना बंद करो। चलो मेरी उठने में मदद करो। उसकी बात पर सभी उसे खड़ा करने लगे। अरण्या ने अपने पैरों को देखा जो चलने की दशा में नहीं थे, लेकिन उसे चलना पड़ेगा। वो यहाँ रुककर इनकी जान खतरे में नहीं डाल सकती थी। वो बड़ी मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ी हुई। उसके पैर पूरी तरह से सुन्न थे। उसके सफेद जूतों पर खून की बूंदें दिख रही थी, जिसे अरण्या ने तुरंत ढक लिया। चलो, अरण्या को गिन्नी ने सहारा दिया और वो लोग घोड़े की ओर चले गए। किसी का ध्यान नहीं गया उसके पैरों पर। सभी उसे सहारा देकर चलने लगे। छोटे से ईशान और हिताक्षी भी उसे सहारा देकर चल रहे थे, जो उसकी कमर तक भी सही नहीं आ रहे थे। अरण्या के चेहरे पर इस हालत पर भी मुस्कान आ गई। सभी घोड़े के पास पहुंचे। गिन्नी हिताक्षी के साथ एक घोड़े पर बैठी, अरण्या और ईशान को दूसरे घोड़े पर बैठाकर। गिन्नी ने एक हाथ में मसाल और दूसरे हाथ मेरे घोड़े की लगाम संभाले आगे बैठी हिताक्षी, जिसने दोनों हाथों से नाल पकड़ रखी थी, बार बार अपनी माँ की ओर देखते हुए गिन्नी से बोली, माँ ठीक है ना छोटी माँ? हाँ हाँ, देखो न वो कैसे ईशान से बात कर रही है। उसे क्या होगा? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारा साहस कैसे हुआ मेरी माँ को घायल करने की? उसके मन की बात सुनते ही ईशान ने उसकी ओर देखा और फिर दोनों ने गुस्से से अपनी नजरें सामने कर एक दूसरे से बातें करने लगे। काले अंधेरे से आंगन नुमा एक चारदीवारी से स्थान पर गोलाकार में खुली छत के नीचे चौड़े से स्नान पात्र में बैठा मदिरा बड़े चाव से अपने होंठों से लगाकर पी रहा था। उसके आसपास दासियां मौजूद थी, जो लगातार आसमान से सीधा पानी में पड़ते चांद की रोशनी में चमकते जल में बूटियां और फूल की पंखुड़ियां बरसा रहे थे। चांद की रोशनी में चमक रहे हिलते पानी का प्रकाश मदिरा पी रहे शख्स के शरीर, हाथ और चमकती हुई नीली आंखों पर पड़ रही थी, जिससे उसकी शिकारी सी ठंडी और खतरनाक आंखों की झलक दिख रही थी, जो बहुत ही गहरे ख्यालों में खोई हुई थी। सभी दासियां दूर खड़ी नीचे की ओर देख रही थी, क्योंकि किसी के अंदर इतना साहस नहीं था कि जाकर उन्हें उनके खुले घाव के बारे में बताए। हालांकि उनका खून बंद हो चुका था, किंतु वो काफी समय से ऐसे ही खुला हुआ था। अचानक ही कोई भागता हुआ अंदर आया। हुजूर! आते ही वो अपना लकड़ी का बक्सा जमीन पर रख घुटनों के बल बैठ गया। क्षमा हुजूर, वो गुरुजी अत्यंत अस्वस्थ है। उसकी बात सुन हाथ में लिए मदिरा का पात्र घुमाते हुए व्यक्ति के हाथ रुक गए। उसने पात्र रखने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो एक दासी ने थाल आगे कर दिया। उसने अपने हाथ पात्र के किनारों पर टिकाया और अपना सिर टिकाते हुए हरे और काले रंग की अंगूठी पहने उसकी उंगली और अंगूठा हल्के हल्के से आवाज करने लगे। इस आवाज पर सभी तुरंत ही सिर झुकाकर घुटनों पर बैठ गए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हमें अपना प्यार अवश्य दे और हाँ, समीक्षा में कहानी के पात्रों और व्यक्तित्व के बारे में अवश्य लिखें। तभी मुझे पता लगेगा कि आपको सच में इस कहानी के भावों को समझ पा रहे हैं।
और मेरे ख्याल से मैंने हुजूर की आंखों के विषय में शायद ही पहले कुछ लिखा है। मुझे याद तो नहीं, किंतु यदि आपको याद हो तो हमें जानकारी अवश्य दे कि कहीं इसमें कुछ बदला तो नहीं है। धन्यवाद। एपिसोड 48 हुजूर की क्रूरता। काले अंधेरे से आंगन नुमा एक चारदीवारी से स्थान पर गोलाकार में खुली छत के नीचे चौड़े से स्नान पात्र में बैठा मदिरा बड़े चाव से अपने होंठों से लगाकर पी रहा था। उसके आसपास दासियां मौजूद थी, जो लगातार आसमान से सीधा पानी में पड़ते चांद की रोशनी में चमकते जल में बूटियां और फूल की पंखुड़ियां बरसा रहे थे। चांद की रोशनी में चमक रहे हिलते पानी का प्रकाश मदिरा पी रहे शख्स के शरीर, हाथ और चमकती हुई नीली आंखों पर पड़ रही थी, जिससे उसकी शिकारी सी ठंडी आंखों की झलक दिख रही थी, जो बहुत ही गहरे ख्यालों में खोई हुई थी। सभी दासियां दूर खड़ी देख रही थी, क्योंकि किसी के अंदर इतना साहस नहीं था कि जाकर उन्हें उनके खुले घाव के बारे में बताए। हालांकि उनका खून बंद हो चुका था, किंतु वो काफी समय से ऐसे ही खुला हुआ था। अचानक ही कोई भागता हुआ अंदर आया। हुजूर। आते ही वो अपना लकड़ी का बक्सा जमीन पर रख घुटनों के बल बैठ गया। क्षमा हुजूर, वो गुरुजी अत्यंत अस्वस्थ है। उसकी बात सुन हाथ में लिए मदिरा का पात्र घुमाते हुए व्यक्ति के हाथ रुक गए। उसने पात्र रखने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो एक दासी ने थाल आगे कर दिया। उसने अपने हाथ पात्र के किनारों पर टिकाया और अपना सिर टिकाते हुए हरे और काले रंग की अंगूठी पहने उसकी उंगली और अंगूठा हल्के हल्के से आवाज करने लगे। इस आवाज पर सभी तुरंत ही सिर झुकाकर घुटनों पर बैठ गए। अब आगे वहां की खामोशी बिल्कुल खंजर सी हो गई। तभी कोई दरवाजा तोड़ते हुए खींचता हुआ अंदर आकर गिरा। आह! एक वृद्ध और खांसती हुई दर्द भरी आवाज अंधेरे में डूबे बड़े से कक्ष में सुनाई दी। हुजूर, हम आ रहे थे, किंतु हमने तुम्हारे बुरे पैरों को मेहनत नहीं करने दी। सही किया ना? उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। बोलते हुए उसने अपनी गर्दन पीछे की ओर कर उसे देखा, तो अंधेरे में बैठे शख्स ने खड़े होते हुए खांसती आवाज के साथ कहा, क्षमा हुजूर, हम भी उपचार करते हैं। एक वृद्ध से चोटिल और खून से सने हाथ उसके सीने के घावों को जांचने लगे। तभी जाने क्या हुआ, उसकी नीली आंखें एक दासी को और घूमी, जिसके चेहरे पर चांद का प्रकाश पानी से परावर्तित होकर पड़ रहा था। अचानक ही वो स्त्री खिंचकर पानी के बड़े से पात्र में आ गिरी। पानी में डूबे अपने हाथ जो उस दासी के गर्दन पकड़े हुए थे उसके साथ बाहर आए। उसने उसका भीगा हुआ चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल करीब किया और अपनी नीली आंखों से उसकी फड़फड़ाती और सहमी आंखों में कुछ तलाशने लगा। एक क्षण के लिए वैद्य के हाथ रुक गए, लेकिन फिर वे अपना कार्य करने लगे। वो तुम सब से इतनी भिन्न क्यों है? सहमी और सांसें न ले पाती सेविका का पानी से भीगा सहमा चेहरा सांस न ले पाने की वजह से लाल होने लगा। उसने उसके होंठों को देखा तो अचानक ही उसके मस्तिष्क में उसके गुलाब से मुलायम होंठ घूम गए जो आपस में गुस्से में कसे हुए थे। किंतु इस स्त्री के होंठों को देख उसकी आंखें बुरी तरह से घृणित हो गई। उसने एक झटके से उसे पानी में छोड़ दिया और अपना हाथ झटकते हुए पात्र के किनारों पर टिका लिया। वो दासी तुरंत ही बिना अपने सांसों की परवाह किए लुढ़कते हुए जल्दी से बाहर हो गई। महल की स्त्रियों से कहो हमारा इंतजार करे। जी हुजूर। मर गए क्या तुम? भारी और ठंडी आवाज गूंजी, जिसे सुन वैद्य अपनी कांपती आवाज में बोला, हुजूर, हमने औषधि तो लगा दी है, किंतु ये विष बहुत नए प्रकार का है। इसकी जानकारी हमें। अचानक ही कुछ लुढ़कने की आवाज आई और वैद्य की आवाज बंद हो गई। न सुनने की आदत नहीं मुझे। उसने दोबारा मदिर के पात्र के लिए हाथ आगे किया। दासी ने थाल आगे की। उसके चौड़े से हाथ में वो पात्र भी छोटा प्रतीत हुआ। उसने एक झटके में पात्र की मदिरा पूरी खत्म कर दी। उसकी नीली आंखों का रंग समय के साथ गहराता जा रहा था। घने से समंदर की गहराई की तरह उसकी शिकारी सी कठोर आंखों के भाव बिल्कुल पढ़े नहीं जा सकते थे। उसने कुछ पल आंखें बंद की और उसके घाव स्वतः ही ठीक होने लगे। कुछ ही पलों में उसके घाव भर गए। उसने अपना दायां हाथ अपने सीने पर रख भर चुके घाव पर फेरते हुए, देखना था कि तुम्हारा विष कितना ताकतवर है, पर अफसोस कोई दम नहीं है इसमें। उसने एक आलस भरी सांस बाहर छोड़ी और पात्र से बाहर निकल आया। अपने शरीर पर काले रंग का हल्का वस्त्र डाले वो आपके अंधेरे में डूबे बहुत पुरानी सी तकनीक और कलाकारी किए कक्ष में पहुंचकर चारों ओर देखा। वो बड़ा और आसमान की तरह ऊंची छत, जिनके नीचे कोई इंसान महीन सी वस्तु की तरह प्रतीत हो। वहां की हर वस्तु शताब्दियों पुरानी और कल्पना से परे थी। नर्म से बिस्तर से लेकर ऊंचे से बिस्तर, जिसका रंग वहां को दीवालों की तरह गाढ़ा था। कक्ष में टहलती हुई खुशबू भरा धुआं जो चांदी के चमकते पात्र से निकलकर बाहर फैल रहा था। उसके कदम अपने कक्ष में बड़ी ही शांति से चल रहे थे।
शांति। उसके इतना कहते ही सभी सेवक तुरंत ही बाहर की ओर सिर झुकाते हुए चले गए। उसके कदम कक्ष के ऊंचे से झरोखे की ओर बढ़ गए। हाथ में शराब का पात्र लिए ऊंचे ऊंचे पर्दे लगे प्रेक्षागृह बालकनी के स्तंभ के समीप खड़ा होकर मदिरा का घूंट लेने लगा। उसकी नीली आंखें अब शांत और खोई हुई थी। बाहर का नजारा अत्यंत डरावना सा था। ऐसा लग रहा था कि आसमान में चमकते चांद तारों के अलावा कहीं कोई प्रकाश का स्रोत नहीं। गिन्नी, लेप रख दो, कुछ देर में हम खुद लगा लेंगे। एक धीमी सी नींद भरी आवाज उस शांत से कक्ष में गूंजी, जिसे सुनते ही प्रेक्षागृह के पास मदिरा अपने होंठों पर लगाए उसके हाथ रुक गए। उसकी भौहें सिकुड़ गई। उसने पीछे की ओर देखा तो उसकी नीली आंखें आश्चर्य के भाव के साथ थोड़ी सी फैल गई। उसने अचरज में अपने कदम अपने बिस्तर की ओर बढ़ाए। जालीदार पर्दों में ढका उसका शानदार बिस्तर पर किसी की मौजूदगी थी। किसी के गोरे बदन उस गाढ़े रंग के नर्म से बिस्तर पर थे। प्रेक्षागृह से आती मध्यम सी हवा बिस्तर के पर्दों को हल्के से पर्दों की भांति अपने साथ बहा रही थी। उसकी नीली आंखें अचानक ही गुस्से के भाव से कठोर हो गई। उसके आधे खुले कठोर बदन पर पानी की बूंदें अब तक फिसल रही थी। लंबे बालों अब तक हल्के भीगे हुए थे। उसका अत्यंत काल्पनिक रूप से रचा मुख किसी स्वप्न की तरह मालूम हो रही थी। उसने झट से पर्दे हटाए। इससे पूर्व वो अपनी शक्तियों का उपयोग कर उसे बाहर फेंकता। अचानक ही उसके नेत्र ठहर से गए। उसके नेत्रों की कठोरता शांत सी पड़ने लगी। उसने जांचने के लिए एक बार चारों ओर देखा कि कहीं वो गलत स्थान पर तो नहीं, किंतु उसका स्थान सही था। तो फिर ये यहाँ आधे खुले बदन के साथ बिस्तर पर पेट के बल आराम कर रहा उसका चांदी सा बदन, जिसकी चमक आम लोगों से बहुत अलग थी। सफेद वस्त्र उसके सीने के नीचे से दबे हुए पीछे तक की कमर पर हल्के से टिके हुए उसके नीचे तक के पैरों को ढक रहे थे सिवाय उसके पंजों के। उसकी दोनों बाजुएं ऊपर की ओर बिल्कुल बेहोशी की हालत में बिस्तर से नीचे लटक रहे थे। पूरे खुले हुए लंबे बाल, जिसकी एक लट उसके चेहरे पर तिरछी होकर उसके सांसों की हवा के कारण हल्के हल्के से हिल रहे थे। चांदी की तरह चमकता उसका चिकना सा चेहरा, जिनके होंठों का रंग हद से ज्यादा लाल था। उन पर उसके काले से बाल किसी भौरे की तरह मंडरा रहे थे। बाकी के बाल बिस्तर पर घने जंगल की तरह बिखरे हुए थे। उसे यकीन नहीं हुआ, कोई इंसान इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। वो हाथों में पर्दे पकड़े जगह पर ठहर सा गया। उसकी नजरें उसकी पूरी काया को बड़े ही अजीब नजरों से अपने जहन में उतार रही थी। गिन्नी, पर्दे लगा दो, उसके होंठ नींद भरी आवाज में बुदबुदाए। उसकी बुदबुदाहट पर उसने अपनी पलकें झपकाए और अपने हाथ में पकड़े पर्दे को देखा और एक इशारे में सारे पर्दे हट गए। पर्दे हटते ही हवा का ठंडा झोंका अरण्या को अपने शरीर पर महसूस हुआ। उसकी भारी से आंखें हल्की सी फड़फड़ाए। उसने अपना सिर दूसरी ओर कर लिया, लेकिन सर्द हवाओं ने उसे जागने पर मौजूद कर दिया। उसने भारी सी आंखें मुश्किल से खोलकर खुले हुए पर्दे को देखा और अंधेरे को देखकर उठकर बैठी। उसने एक बार फिर अपना सिर मसलते हुए पर्दे की ओर देखा तो उसकी दूरी काफी ज्यादा थी। उसने आलस भरी सांस बाहर छोड़ी और अपनी पूरी पीठ ढक रहे बालों को ढीले से जुड़े में लपेटा और हाथों से चादर टोते हुए खुद को ढककर दोबारा पेट के बल लेट गई। उसने अपने उसका पूरा पैर ढक गया, जिसने उसका चैन छीन लिया। उसने अपने एक हाथ से चादर तब तक समेटी जब तक उसके तलवे खुल नहीं गए। उसने एक पांव दूसरे पर रख अपनी गोरी त्वचा को अंगूठे से परेशानी में खुजाया, जिसके चलते उसकी त्वचा लाल हो गई। पीछे खड़ा साया, जिसने आज से पूर्व हर तरह का आकर्षण देखा था, उसकी सांसें स्वतः ही ऊपर चढ़ गई। इतनी सी हरकत में कोई इतना लुभावना कैसे? आज तक किसी भी प्रकार के आकर्षण ने उस पर इतना प्रभाव नहीं किया था। किंतु ये है क्या? आखिरकार उसके हाथों से मदिरा का पात्र छूट ही गया और पूरे कक्ष में कांच टूटने की जबरदस्त आवाज हुई। अरण्या को आंखें तुरंत खुल गई। उसकी पैनी आंखें तुरंत सतर्क हो गई। उसके हाथ अपनी तलवार तलाशने लगी, जिसे वो हमेशा अपने बगल रखकर ही सोती थी। वो झट से अपने वस्त्र पकड़े खड़ी हो गई। उसकी नजरें तुरंत ही बिस्तर पर रुक गई। उसकी तलवार यहाँ न। अचानक ही उसे एहसास हुआ कि ये उसका बिस्तर भी नहीं है। उसकी पैनी आंखों चारों ओर देखने के लिए उठी। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई जब उसने दूर खड़ी एक परछाई को देखा। उसने तुरंत ही अपने आधे खुले बदन रुके वस्त्रों को सीने पर कसा और गुलदस्ता रखे मेज पर बिछा बड़ा सा वस्त्र खींचकर अपने शरीर का ऊपरी भाग ढकते हुए बोली, कौन हो तुम? ईताक्ष, जिसकी नजरें गिरे हुए गुलदस्ते जो कि उसका पसंदीदा था पर थी, उसके सवाल पर अपने कदम आगे बढ़ाते हुए बोले, तुम्हारा इतना साहस कि तुम मेरे ही कक्ष में मेरे ही बिस्तर पर सोकर पूछो कि मैं कौन हूं? अरण्या ने एक बार फिर चारों ओर देखा और भौहें सिकोड़कर सोचते हुए खुद को देखने लगी।
उसके शरीर में कोई पीड़ा नहीं थे। उसके पांव बिल्कुल सही थे। पर कैसे? मैं तो अपने कक्ष में सो रही थी। परेशानी में उसने एक बार फिर अंधेरे में खड़े साए को देखा। फिर परेशानी में उसे देखकर बोली, तो फिर मैं यहाँ कैसे? मैं तो अपने कक्ष में थी। अब ये तो तुम्हें बताना होगा कि तुम अचानक मेरे बिस्तर पर कैसे आ गई। बोलते हुए वो हल्के उजाले में आते हुए तंज कसते हुए बोला, जब भी तुम्हें कोई ताकतवर याद करेगा, तुम्हारी आत्मा स्वतः ही शरीर से अलग हो जाएगी। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले भाग में। मुझे फॉलो अवश्य करे और समीक्षा देना न भूले। धन्यवाद। एपिसोड सकता था। मूर्ख स्त्री। आहा। उसने गुस्से में अपना हाथ मारा, जिसे सुनते ही बाहर खड़ा मुख्य सेवक द्वार खटखटाते हुए बोला, क्या हुआ हुजूर? आप ठीक तो है? पहली स्त्री जो न तो मेरी सुंदरता से मोहित हुई, नहीं मेरी शक्ति से पराजित। मुझे तुम्हारा ये घमंड तोड़ना है, कैसे भी करके। आज के लिए इतना ही। भाग छोटा है, पर हमारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए छोटा भाग ही लिख पाए। धन्यवाद। समीक्षा अवश्य दे और रिव्यू भी दे। नेक्स्ट एपिसोड के लिए जल्दी सब्सक्राइब करिए।